हेलो स्टूडेंट्स, मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ में लगातार मैं मेंस की कॉपी आपको डाल रहा हूं ताकि आप ये देख पाएँ कि किस तरह से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं और कैसे मेंस के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको उसका आंसर लिखना है। तो जो आपका पेपर 5 है उसका पार्ट 2 आज मैं लेकर आया हूं, भारत का भूगोल। पेपर 5 का जो पार्ट 2 है वो भारत का भूगोल है और ये पार्ट 2 जो है ये 50 नंबर का रहता है और इस 50 नंबर को आपको भारत का भूगोल का पोर्शन इसमें सॉल्व करना रहता है। तो भारत का भूगोल का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस टू द पॉइंट दिया हुआ है और अगर आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप अपना जो कोर्स है वो बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और भूगोल है तो आप ये मान के चलिए कि बिना डायग्राम के भूगोल नहीं हो सकता, इसलिए जियोग्राफी में डायग्राम्स का विशेष तौर पर ध्यान देना है। सीजीपीएससी की जो टेंडेंसी है वो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं 8, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में गुंजाइश नहीं रहती है डायग्राम्स बनाने की। फिर भी अगर आप छोटा सा डायग्राम बना सके तो अच्छा है, लेकिन अगर ज़रूरी ना हो तो ना बनाएं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने टेस्ट सीरीज़ की कॉपी कैसे मैंने उसे सॉल्व किया था और मुझे 50 में 31.5 मार्क्स मिले थे। हालांकि ये भी कमेंट आया था कि प्रयास करते रहें और आगे बेटर हो सकता है। तो हमें लगातार सुधार की गुंजाइश रहती है और जितना ही आप अपना आंसर्स लिखते जाएंगे उतना ही आप में सुधार होता जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग की कोशिश आप करते रहिए। क्वेश्चन पूछा था कि भारत में मृत्यु दर के प्रमुख कारण लिखिए। भारत में मृत्यु दर लगातार बढ़ रहा है या फिर बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण क्या है वो कुछ पूछा था। तो मैंने सीधे पॉइंट्स में ही इसके आंसर लिखे हैं और मैं आपको कहता भी हूँ कि अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप पॉइंट्स में ही उसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो आपके पास कीवर्ड्स ज़्यादा होते हैं, आपके पास आंसर्स ज़्यादा होते हैं और एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके आंसर में दिखता है और ऐसे में नंबर ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती हैं। बट इसी को अगर आप पैराग्राफ में लिख देंगे तो कंटेंट खोजने में परेशानी होगी एग्जामिनर को और शायद वहाँ पे आपके मार्क्स कम हो जाएं। तो ऐसे ही पॉइंट में आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जलवायु से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने शायद अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया था, उस वक्त कंफ्यूज हो गया था मैं और मुझे याद नहीं आ रहा था कि जलवायु को लेकर क्या लिखना है, लेकिन ये था कि क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ लिख दिया जाए, तो ये आंसर मैंने लिखा हुआ था। जलवायु और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो सीधे पूछ देते हैं, जैसे जलवायु क्या है या पर्यावरण क्या है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं और जब भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमको इसका आंसर लिखने में परेशानी आती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके भी हम जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो याद करके रखें ताकि ये भी अगर पूछ दे 2 नंबर में तो एटलीस्ट हम उसकी परिभाषा तो लिख ही दें। आगे बढ़ते हैं कि खनिज व ऊर्जा संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, खनिज संसाधन क्या है और ऊर्जा संसाधन क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट करने के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे भी मैंने 5 अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं और लास्ट में उदाहरण भी लिखा है कि कोयला, यूरेनियम, हाइड्रोजन इत्यादि। खनिज ही वह मुख्य स्रोत है जो ऊर्जा उत्पन्न हेतु आवश्यक है। ये मैंने स्टार्टिंग करी थी और उसके बाद लिखा था कि खनिज की उपस्थिति ऊर्जा का कारण बनती है। खनिज के अभाव में ऊर्जा का उत्पादन संभव नहीं है और खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं परंतु ऊर्जा का स्वरूप एक ही होता है। ये ऊर्जा और खनिज में संसाधन में अंतर मैंने लिखा था। 1 नंबर मुझे मिला है 2 में, यहाँ पे मैंने ये डाला था। उसके बाद क्वेश्चन था कि रोहतांग टनल पर टिप्पणी करें। रोहतांग टनल उस वक्त थोड़ा सा सुर्खियों में था, इसलिए रोहतांग टनल पर यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है। ठीक है, नीचे मैंने वहाँ पे लेबलिंग की है चित्र रोहतांग टनल और यहाँ पे मैंने बताया है कि एग्जैक्टली रोहतांग टनल कहाँ पे स्थित है। आपको बस एक रफ खींचने आना चाहिए भारत के मैप का, एग्जैक्टली हूबहू आप बनाएं ये ज़रूरी नहीं है। एक रफ मैप आप बना देते हैं और डिनोट कर देते हैं तो उससे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट्स लिख के आया था कि डाटा भी लिखिए। ठीक है, रोहतांग टनल से रिलेटेड जो डाटा हैं, कितनी किलोमीटर लंबी है, कहाँ से कहाँ कैसी है, वो भी यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला गया था, वो मैंने नहीं डाला था, इसलिए मुझे 2 में 1 नंबर ही मिले हुए हैं, लेकिन ये डायग्राम मैंने बनाया है। उसके बाद एक और डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन में बनाया है और जियोग्राफी में आप मान के चलिए कि डायग्राम के बिना आपका आंसर अधूरा है। क्वेश्चन पूछा था
सिंधु नदी अपवाह तंत्र को समझाइए। सिंधु नदी अपवाह तंत्र को समझाइए। अब सिंधु नदी अपवाह तंत्र को समझाना है तो आप लिख के कितना समझाएंगे, बहुत मुश्किल है लिख के उसके बारे में समझाना। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पोर्शन है वो बनाया है और नीचे लेबलिंग किया है सिंधु अपवाह तंत्र, और जितने भी सिंधु अपवाह तंत्र में नदियाँ हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, जो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे वो मैंने लेबलिंग की है। सतलज, व्यास, झेलम, ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। सिंधु, रावी, ये सारी नदियाँ मैंने यहाँ पे बना दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉइंट्स वाइज लिख भी दिया है कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र में कुल 6 नदियाँ शामिल हैं। तो इस तरह से ये जो छोटा डायग्राम है ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है और ये जो आपका आंसर है उसको इन्हांस करता है, और इस आंसर के इन्हांस होने की वजह से आपके मार्क्स जो है वो बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस डायग्राम की वजह से शायद मुझे आधे नंबर ज़्यादा मिल गए और इस सिंधु नदी अपवाह तंत्र में मुझे 1.5 मार्क्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्वेत क्रांति के आयाम लिखिए। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे 1 नंबर मिले। यहाँ पे भी मैंने पॉइंट वाइज ही दिए। जो फैक्ट्स मुझे याद थे वो मैंने लिखा था कि कब इसके शुरुआत हुई थी, बटर आयल से इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद श्वेत क्रांति ने सहकारिता का रूप मिल गया था उसको। ये सारी चीज़ें मैंने डाला है और भारत इसकी वजह से दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी बन गया था। 1 नंबर। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, पूरे का पूरा डायग्राम बेस्ड है। भारतीय सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना पर प्रकाश डालिए। भारतीय सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना पर प्रकाश डालिए। अब ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मैंने देखिए भारत का एक मैप बनाया। ठीक है, अब भारत का मैप बना के जितनी भी भारतीय सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरदार सरोवर, इंद्रावती, उसके अलावा हीराकुंड, दामोदर घाटी, अलमाटी, ऊपर तुलबुल, रिहंद, भाखड़ा नांगल, ये सारी चीज़ों का मैंने डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद उसके जो सीक्वेंस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत की आत्मा कहा था। इससे मैंने स्टार्ट की है। फिर इसमें सिंचाई के साथ ही पेयजल उद्योगों के लिए पानी तथा पन बिजली का भी उत्पाद किया जाता है। इसके अलावा भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा असम से गुजरात तक बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जाल है। भारतीय उद्योगों तथा किसानों हेतु ये अमृत कहे जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे वो मुझे 4 में 3 नंबर मिले हुए हैं, और ये पूरा का पूरा नंबर का जो क्रेडिट है वो जाता है इस एक डायग्राम के ऊपर। तो जियोग्राफी में आप डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करें। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख के नहीं समझा सकते हैं, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, और डायग्राम के ज़रिए आप कम शब्दों में अपनी बात एग्जामिनर को समझा सकते हैं। आगे देखिए, अब लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन से मेरे हर आंसर में आपको डायग्राम नज़र आएंगे। भारत का एक छोटा सा मैप मैं बनाता था और जो भी क्वेश्चन होता था उसके अकॉर्डिंगली उस मैप में मैं उसको डिनोट कर देता था। अब यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन से हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रमुख खनिज क्षेत्र बताया। बॉक्सेस में मैंने 4 लोकेशंस यहाँ पे दिखा दिए भारत के अंदर, और उन चारों लोकेशंस को यहाँ पे मैंने जो है डिस्क्राइब कर दिया। प्रायद्वीपी पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण भारत का मैदान और पश्चिमी क्षेत्र, और यहाँ इसके बारे में लिख दिया। यहाँ पे भी देखिए 4 में 3 नंबर। ड्यू टू डायग्राम और डायग्राम पे लेबलिंग और उस जगह को लोकेट करना जहाँ के बारे में क्वेश्चन में पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मिट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी मुझे 4 में 3 नंबर मिले हुए हैं, और ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम के अंदर मिट्टियों को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने अलग अलग शेप बनाया हुआ है। कहीं पे मैंने जी लिखा है, कहीं पे मैंने राउंड कर दिया है, कहीं पे मैंने सिर्फ डैश खींच दिया है, और उसको लेबलिंग भी की है। सिर्फ डायग्राम ही नहीं बनाना है, डायग्राम को आपको लेबल भी करना है, आपको दर्शाना भी है। क्योंकि आपके पास पेन एक ही रहता है, एक ही कलर का पेन यूज़ करना है, और अब तो कॉपियाँ स्कैन होकर सिस्टम पे जचती हैं तो वहाँ सब कुछ ब्लैक ही दिखता है। तो आपको अच्छी तरह से एक ही पेन से डायग्राम यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, उसके बाद जलोढ़, लाल मिट्टी, लेटेराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस तरह की सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है। तो उसके बाद और मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि जलोढ़ भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, फिर लाल मिट्टी दूसरे क्रम पर, काली मिट्टी, उसके अलावा फिर लेटेराइट। यहाँ पे भारतीय मिट्टियों का सचित्र वर्णन मैंने किया हुआ है, क्वेश्चन में ही पूछ दिया है सचित्र वर्णन कीजिए। तो ऐसे में अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आएगा और आपने डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आप कितना भी अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन क्यों ना लिख दें, क्योंकि यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा मार्क्स तो डायग्राम पे ही हैं ज्योग्राफी में।
तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम आपके मार्क्स को इन्हांस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उद्योगों के विकास एवं संरक्षण पर टिप्पणी करिए। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में उद्योगों का विकास कैसे हुआ और वर्तमान में इनकी संरचना कैसी है। स्टार्टिंग क्या की मैंने, भारत में परंपरागत उद्योगों का विनाश कर ब्रिटिश शासन ने औद्योगिकरण की शुरुआत की थी, परंतु भारत के आज़ाद होने के बाद उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ है। ये मेरी ओपनिंग थी और इस ओपनिंग के बाद फिर मैंने अपना आगे का कंटेंट बढ़ाया है और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायग्राम, भारत में उद्योग कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये मैंने भारत का एक छोटा सा चित्र बनाया और उसके बाद वहाँ पे उसको डिनोट किया। ठीक है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, परमाणु उद्योग, उर्वरक, विद्युत संयंत्र, लौह, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया एक लमसम कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्थित हैं। ठीक है, एग्जामिनर को भी देखिए सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसे बताएं कि क्या कुछ होना है। यहाँ पे मुझे 8 में 5 नंबर मिले हैं इस क्वेश्चन में और 8 में 5 अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कृषि उद्योग, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग, परमाणु उद्योग, इन सब के बारे में मैंने डाला है और आंकड़े भी डाले हैं और आंकड़ों को डालने के बाद मैंने उसे बाकायदा अंडरलाइन भी किया हुआ है ताकि कीवर्ड्स अलग से झलकें, अलग से एग्जामिनर को दिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवास के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवास के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब प्रवास के कारणों का विस्तृत वर्णन करना है तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट में मैंने लिख दिया है प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार क्या क्या है, शहर से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर और गांव से गांव, ये मैंने प्रवास के प्रकार लिखे हैं और यहाँ पे मुझे 8 में 4.5 नंबर मिले हुए हैं जो 50% से एबव है और 50% से एबव स्कोर जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहले शुरू में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और इंट्रोडक्शन के बाद प्रवास के कारण लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रवास के कारण मैंने लिखने शुरू किए तो प्रवास के सारे कारण मैंने पॉइंट वाइज ही लिखे हुए हैं ताकि एग्जामिनर को चीज़ें स्पष्ट दिखाई दें। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मैंने अलग अलग डाले हैं और लास्ट में एक लाइन का कंक्लूजन भी, उपरोक्त कारणों से भारत में प्रवासन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो अगर आपके पास समय है और एक आध लाइन आप कंक्लूजन के लिए बचा सकें तो ये आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा और आपका नंबर जो है वो आधे से 1 नंबर तो बढ़ना तय है। तो 8 नंबर और 15 नंबर में कंक्लूजन तो ज़रूर डालिएगा। सेकंड पोर्शन में 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता है, सेकंड नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन 10 नंबर का ही होता है। ठीक है, अब आते हैं हम 10 नंबर के क्वेश्चन पे जो कि 125 शब्दों में लिखना होता है। इसके बारे में बातचीत करते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं और करके आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। इस सीरीज में क्या क्वेश्चन था, कृषि की समस्या एवं कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु 3 नए कानून का वर्णन कीजिए। आपको याद है 3 नए कानून बने थे, लगातार उस पर डिस्कशन चल रहा था इसलिए वो क्वेश्चन आया था और जियोग्राफी के अंदर ही एग्रीकल्चर है इसलिए एग्रीकल्चर का ये क्वेश्चन आना जियोग्राफी में लाजमी है। करंट अफेयर की चीज़ों को आप लगातार नज़र बना कर रखिए और ये रिलेट करने की कोशिश करिए कि मेंस के किस पेपर में वो आ सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन अगला था, भारतीय भूगर्भिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे भारतीय भूगर्भिक संरचना का वर्णन क्वेश्चन बनाया था और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद तकरीबन 33% पेज पे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया और नीचे उसमें मैंने डिनोट किया चित्र भूगर्भिक संरचना। ठीक है, उसके बाद भूगर्भिक संरचना के बाद यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग चीज़ों को डिनोट किया हुआ है और ये जो चीज़ें क्या हैं ये फिर यहाँ पे मैंने एक अलग से बॉक्सेस बना के बताया है कि ये जो स्क्वायर है वो आर्कियन है, जो ट्राइंगल है वो धारवाड़ है, जो राउंड है वो कड़प्पा है और जो स्टार है वो विंध्यन है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बताया जो जी है वो गोंडवाना है और जो डी है वो डक्कन ट्रैप है। तो इस तरह से इस मैप के अंदर मैंने इसको डिनोट किया है और उसके बाद सीधे यहाँ पे डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है कि भारत की भूगर्भिक संरचना निम्नवत हैं। सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद फिर कड़प्पा, उसके बाद विंध्यन और उसके बाद गोंडवाना। ठीक है, 10 में मुझे यहाँ 6.5 नंबर मिले हैं, 6.5 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। बस मैंने लिखते लिखते एक चीज़ ये कमी कर दी कि मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा यहाँ पे, तो निष्कर्ष के लिए यहाँ पे मुझे पॉइंट्स आ गए। निष्कर्ष में लिखता तो शायद मेरे आधे या 1 नंबर और यहाँ पे बढ़ सकते थे और 10 में ये 7 या 7.5 हो सकता था, लेकिन 10 में 6.5 भी बहुत अच्छा नंबर है और ये ड्यू टू डायग्राम।
डायग्राम ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी और साइंस का जो सब्जेक्ट है वो बिना डायग्राम के नहीं चल सकते हैं, और आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको डायग्राम्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो डायग्राम परफेक्ट बनता हो, भारत का मैप या छत्तीसगढ़ का मैप आपसे डायरेक्ट बनता हो। बस आप ये है कि आप कुछ भी कर दीजिए। सपोज़ कि आपको नीचे के पोर्शन को, दक्षिणी भारत को बनाना है, तो आप ऐसे ही एक पोर्शन जो है बना सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको जो है ऊपर का मैप बनाना है तो आप जो है कुछ एक ऐसा डिनोट कर दीजिए जिससे कि ये समझ में आए कि हाँ, ये जम्मू कश्मीर को हम करते हैं। और जब आप नीचे लेबलिंग करेंगे, जब आप लिखेंगे चित्र क्या है बता देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या बनाने की कोशिश की है। जब इसी तरह से अगर आप गुजरात का पोर्शन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। आप यहाँ से आप ऐसे जो है एक खींच दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे कर निकाल दीजिए, तो ये पोर्शन जो है इस तरह से कुछ कुछ मैप आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैंने मैप की बहुत प्रैक्टिस करी थी, इसलिए जो मेरे मैप्स हैं वो लगभग परफेक्ट हो गए थे, और मतलब मुझे मैप बनाने में फिर परेशानी नहीं होती थी। तो आप जो है कुछ भी मतलब डिनोट होना चाहिए कि हाँ मैप है। तो इस तरह से जब आप मैप बनाएंगे तो आपका जो आंसर है वो अच्छा हो जाएगा और आप चीज़ें बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। और उसके अलावा फैक्ट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ज्योग्राफी में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आंकड़े जो है बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। चाहे वो आपके डेमोग्राफी के हों, चाहे वो आपके पॉपुलेशन के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो सिंचाई के हों, ये सारे के सारे पोर्शन जो है आपके ज्योग्राफी के अंतर्गत हैं। तो आपको इनके डाटा जो है बहुत अच्छे तरीके से याद करने होंगे। तो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि पेपर 5 का ये पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा, कैसे आप अपने जियोग्राफी के आंसर्स को लिखें। इसके पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ये ऊपर मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट सर्च करके जा सकते हैं, या फिर नीचे जो है आप लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर भी क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। 4.2 थाउजेंड्स यानी कि 4200 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, जो लगातार डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से डिबेट करते हैं, करंट अफेयर्स की बातों पे चर्चा करते हैं। उनके साथ मैं जो कंटेंट है वो शेयर करता हूं ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको आसानी हो और आप अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेंस आंसर सीरीज़ ये पसंद आई होगी। अगला पार्ट भी जल्दी ही लेकर आऊँगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए और आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। भले ही मेंस में अभी समय है, आपका फोकस प्रीलिम्स पर है, लेकिन याद रखिए अगर प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं और मेंस नहीं लिख पाते हैं तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोशिश करिए डेली एटलीस्ट 2 से 3 घंटे निकाल कर आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।